देखो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से अपना एडवांस इंजीनियर मैथमेटिक्स। ठीक है, सीएस बैच के लिए। इसमें जो सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला प्रोबेबिलिटी और दूसरा ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ठीक है, पहले मैं प्रोबेबिलिटी शुरू कर रहा हूँ। एक चैप्टर एटलीस्ट बेसिक हम प्रोबेबिलिटी का खत्म करेंगे। उसके बाद मैं पहले पूरा ऑप्टिमाइजेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये तरीका रहेगा हमारा पढ़ने का। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर बेसिक तो 11 ट्वेल्थ में, 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस में हम थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी पढ़ के आते हैं। जिसके अंदर हमें इवेंट्स क्या होते हैं, या फिर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद आउटकम, फिर इवेंट, इवेंट किस टाइप के, और प्रोबेबिलिटी का सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला, है ना। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल से। लेकिन उससे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक बेसिक लेक्चर प्रोबेबिलिटी के लिए हम आज कर लेते हैं, जिसमें हम सारी बेसिक डेफिनेशंस और उनके लिए एग्जांपल्स एग्जांपल्स के थ्रू हम डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई थिंक बोर्ड क्लियर होगा, है ना। दिख रहा होगा तुम लोगों को। कौन कौन है क्लास में आज? 4 पार्टिसिपेंट। तो सबसे पहली डेफिनेशन है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्शन विच कैन प्रोड्यूस well defined results, that is result is an experiment। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि एन एक्शन विच कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड रिजल्ट इज एन एक्सपेरिमेंट। मतलब हमने मैंने कहा कि एक कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, या फिर हम एक डाइस फेंक रहे हैं, या फिर हम किसी डेक ऑफ कार्ड से एक पत्ता खींच रहे हैं, तो ये सब एक तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हैं। क्योंकि जो भी मैंने बोला उस चीज को किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज डुएबल, और उसका कोई ना कोई आउटकम या कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। ठीक है, और किसी एक्सपेरिमेंट्स के, है ना, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, या फिर ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट कॉल्ड आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो दो वर्ड डिफाइन कर लिए हमने। पहला एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और दूसरा कि आउटकम्स क्या होते हैं। तो एनी एक्शन विच कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड रिजल्ट्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे दोज विल बी कॉल्ड द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट दो टाइप के हैं। पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट, और दूसरा है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और आप उसके आउटकम्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसका रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि क्या आएगा। हम बस तुक्का मार सकते हैं, हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि उसका पॉसिबल रिजल्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने डाइस फेंका। ठीक है, अब डाइस फेंकने के बाद पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? या तो उस पे 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3, या 4, या 5, या 6। एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते ना कि क्या आएगा। या तो किसी डाइस के
ऑल सिक्स फेसेस पे सेम नंबर लेबल्ड हो, तो तुम बता सकते हो कि उस डाइस को फेंकने पे एग्जैक्टली क्या आएगा। लेकिन अगर किसी डाइस के सारे सिक्स फेसेस अलग अलग नंबर से लेबल्ड हैं, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि अगर हम उस डाइस को फेंकेंगे तो उस पर रिजल्ट क्या होने वाला है। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट, जिस एक्सपेरिमेंट का आने वाला रिजल्ट प्रिडिक्टेबल ना हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट जिस एक्सपेरिमेंट का आउटकम या फिर आने वाला रिजल्ट प्रिडिक्टेबल हो, जो हम बता पाए पहले से कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इससे ये रिजल्ट आएगा, तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज में लिख लो, व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इन विच, ऐसा पढ़ रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, द आउटकम्स may not be predicted with certainty. Such experiment are called random experiment. एग्जाम्पल क्या लिख लोगे इसका, throwing a dice, ठीक है, और भी जैसे throwing या फिर tossing a coin, tossing a coin। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उस तरीके के एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल थ्रोइंग अ डाई, एक डाइस हमने फेंका, तो उस पे क्या आएगा ये हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। उसकी पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं कि एक से लेकर छह तक के बीच में कुछ आएगा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते है ना, विद सर्टेनिटी। क्या वर्ड लिखा हुआ है, विद सर्टेनिटी, हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि आउटकम क्या होगा। तो दोज काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेकंड इज डिटर्मिनिस्टिक। तो डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट whose future outcome can be determined determined in advance is called deterministic experiment। तो जैसा अभी एक्सप्लेन किया कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हम किसको बोलेंगे, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल हों, तो वैसा एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएगा, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक बैग है, उस बैग के अंदर 10 वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि उस बैग से बॉल निकाल रहे हैं और बॉल के वाइट होने के क्या चांसेस है, या उससे निकलने वाली बॉल कौन सी बॉल होगी, किस कलर की बॉल होगी। तो ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल है, हमें पता है कि पहले से कि बैग के अंदर सिर्फ 10 वाइट बॉल्स हैं, आप उसमें से कितनी भी टाइम बार बार बॉल निकालते रहो, तो आने वाली बॉल कैसी होगी, वाइट कलर की होगी। तो किसी बैग से, जिस बैग में सेम कलर की बॉल्स हैं, बॉल निकालने का एक्सपेरिमेंट या फिर उसमें से निकलने वाले बॉल का क्या कलर होगा,
दैट एक्सपेरिमेंट इज डिटर्मिनिस्टिक। हम पहले से बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास चॉइस है ही नहीं, सारी सेम कलर की बॉल्स हैं। तो दैट एक्सपेरिमेंट इज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। मोस्टली हमारा जो काम रहेगा पूरा वो किस पे रहेगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट पे। डिटर्मिनिस्टिक काम क्या करेंगे जब जिस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पढ़ क्यों रहे हो? प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो कि केस स्टडी के लिए। सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि केस स्टडी के लिए पढ़ रहे हैं, कि हम अगर हमारे लाइफ में नियर बाई जो भी डेटा है या जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, उनमें किस चीज के होने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी इवेंट के होने या ना होने की पॉसिबिलिटीज को हम किससे मेजर करते हैं? प्रोबेबिलिटी से मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी इवेंट का होना या ना होना तय है पहले से कि 100% होगा या 100% नहीं होगा, तो वो किस में आ गया? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में। और जो पहले से तय है उस पे बात करने का क्या फायदा? तो हमारा मेन जो आगे टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो हम रैंडम वेरिएबल्स पे ही काम करेंगे आगे। हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है? रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंट एन एक्शन विच कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड रिजल्ट्स। और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट दो टाइप का है, रैंडम एंड डिटर्मिनिस्टिक। रैंडम का मतलब है कि जिसके अंदर आउटकम्स ऑलरेडी सर्टेनली प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं, और डिटर्मिनिस्टिक के अंदर हम पहले से बता सकते हैं कि आउटकम क्या आने वाला है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है, दैट इज सैंपल स्पेस। सो व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल possible outcomes of an experiment. Sample space is what? Sample space is the set of all possible outcomes of an experiment. जैसे एग्जाम्पल के लिए, टॉस या फिर थ्रो अ डाइस। तो ये जो लिखा है मैंने कि थ्रो अ डाइस, दिस विल बी कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। किसी एक्शन या ऑपरेशन को करना इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट इफ इट हैज द प्रॉपर आउटकम्स और रिजल्ट्स, ठीक है। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को करने से क्या आउटकम्स आएंगे? तो किसी डाइस को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो आउटकम्स क्या पॉसिबल हैं? आइदर वन और टू और थ्री और फोर और फाइव और सिक्स। सारे आउटकम्स का कलेक्शन। डेफिनेशन क्या लिखी है? सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो जो पॉसिबल आउटकम्स थे उनको हमने एक सेट में डाल दिया। दिस सेट विल बी कॉल्ड सैंपल स्पेस। किसके लिए? इस दिए गए एक्सपेरिमेंट के लिए। तो एक्सपेरिमेंट चेंज करोगे, सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सैंपल स्पेस इज व्हाट? सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। सैंपल स्पेस के जो मेंबर्स होंगे उनको हम क्या बोल सकते हैं? आउटकम्स बोल सकते हैं, सैंपल पॉइंट्स बोल सकते हैं, या फिर मेंबर ऑफ द सैंपल स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है। और सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करोगे? कैपिटल एस से। तो क्या लिखेंगे? इट कैन बी denoted by capital S, and the members या सैंपल पॉइंट्स, मेंबर ही लिखो पहले, मेंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस आर नोन एज
सैंपल पॉइंट्स एंड कैन बी डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स। तो अल्फाबेट के कैपिटल एच से तुम किसको डिनोट करेंगे? सैंपल स्पेस को। और अगर सैंपल स्पेस के मेंबर्स को कुछ नाम देने की जरूरत है तो किससे डिनोट करोगे उनको? स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जांपल, मैं वन को बोल दूं स्मॉल S1, टू को बोल दूं स्मॉल S2, इसको बोल दूं स्मॉल S3, इसको बोल दूं स्मॉल S4, S5, S6। वो सर नोटेशन बस है। ठीक है, तो नोटेशन के लिए क्या याद रखना है कि सैंपल स्पेस को हम कैपिटल S से डिनोट करेंगे। उसके जो मेंबर्स होंगे, और मेंबर्स को क्या नाम दिया गया है? सैंपल पॉइंट्स। ठीक है। और वो किससे डिनोट किए जा सकते हैं? या तो वो जो हैं वही रहें, या फिर अगर उनको अगर डिनोट करना है, कुछ नोटेशन देना है, तो स्मॉल लेटर्स यूज कर लेंगे अल्फाबेट के। ठीक है। तो सबसे पहले देखा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट में हमने दो एक्सपेरिमेंट पढ़े, रैंडम और डिटर्मिनिस्टिक। फिर एक्सपेरिमेंट्स के जो आउटकम होंगे उनका सारा कलेक्शन जो होगा दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। और उन आउटकम्स को हमने नाम दे दिया सैंपल पॉइंट्स। ठीक है। चले आगे। अब इसमें सैंपल स्पेस भी दो टाइप का है। बताता जाऊं ना साथ के साथ। तुमसे बढ़िया सिविल वाले हैं यार, बोलते तो है कम से कम। ठीक है। सैंपल स्पेस दो टाइप के हैं। सैंपल स्पेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, या फिर क्लासिफाइड एज फॉलोज। पहला, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस, और दूसरा है कॉन्टिन्यूस सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक तो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस और दूसरा कॉन्टिन्यूस सैंपल स्पेस। तो डिस्क्रीट सैंपल स्पेस क्या होता है? और सैंपल स्पेस इज कॉल्ड डिस्क्रीट इफ इट इज आइदर फाइनाइट सेट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। किसी भी सैंपल स्पेस को डिस्क्रीट सैंपल स्पेस बोलेंगे कब? जब इस सेट के अंदर या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, फाइनाइट हो, ठीक है, जिनको गिना जा सकता हो। दूसरे काउंटेबली इनफाइनाइट हो। तो हो सकता है ये टर्म आप लोगों के लिए नई हो। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब क्या है? ऐसा सेट जिस सेट को नेचुरल नंबर के सेट से कंपेयर किया जा सकता हो। कंपेयर करने से क्या मतलब है? मैथमेटिकल टर्म्स में बोलें तो एक सेट काउंटेबली इनफिनाइट सेट कहलाता है अगर उस सेट का नेचुरल नंबर के सेट के साथ एक फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए जो कि वन वन ऑन टू हो। ठीक है, वन वन ऑन टू करेस्पॉन्डेंस अगर किसी सेट की नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ मिल जाती है तो उस सेट को हम काउंटेबली इनफिनाइट बोलते हैं। क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है? इनफिनाइट सेट होता है, लेकिन नेचुरल नंबर्स गिनतियां हैं। गिनने के लिए किसको इस्तेमाल करते हो? नेचुरल नंबर्स को, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो वैसे ही अगर किसी सेट के एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग दे दी जाए नेचुरल नंबर्स की, मतलब पॉसिबल हो ऐसा कि किसी सेट के सारे एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग देना पॉसिबल है नेचुरल नंबर्स के थ्रू, तो उस सेट को काउंटेबली इनफिनाइट सेट कहते हैं। तो जैसे
इंटीजर्स का कलेक्शन काउंटेबली इनफिनाइट सेट होता है, रेशनल नंबर्स का कलेक्शन काउंटेबली इनफिनाइट होता है, लेकिन इरेशनल सेट्स का कलेक्शन काउंटेबली इनफिनाइट नहीं होता है ना, वो अनकाउंटेबल होते हैं। सिमिलरली रियल नंबर्स भी क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि कोई भी सैंपल स्पेस डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कहलाएगा कब, अगर या तो वो फाइनाइट सेट है, अगर वो इनफिनाइट भी है तो कैसा इनफिनाइट होना चाहिए, काउंटेबली इनफिनाइट होना चाहिए। इस चीज को लिखने का एक तरीका और है कि इफ अ सैंपल स्पेस इज काउंटेबल सेट देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। ठीक है, दोनों तरीके से समझ सकते हो। दोनों एग्जांपल ले लेते हैं इसके। एक एग्जांपल जब ये फाइनाइट सेट टाइप का हो, और एक जब काउंटेबली इंफिनाइट टाइप का हो। तो एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं पहला कि टॉस अ कॉइन, या फिर टॉस टू कॉइन साइमल्टेनियसली। टॉस टू कॉइन्स, दो सिक्के एक साथ उछालोगे, क्या आ सकता है, या तो दोनों पे हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और दोनों पे टेल। तो ये तो एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं हम, एक साथ एक्सपेरिमेंट, एक साथ दो सिक्के उछाल रहे हैं, उसके सारे आउटकम्स जो पॉसिबल हैं वो देखे हमने। इनको हम क्या बोलते हैं फिर कलेक्शन को, सैंपल स्पेस। सिंस कार्डिनलिटी ऑफ एस कितनी है, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इज फोर विच इज फाइनाइट, सो एस बी अ डिस्क्रीट रैंडम, सॉरी डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। इनफिनाइट का एग्जांपल ले सकते हैं भी, टॉस अ कॉइन until we get a head। ये एग्जांपल समझो क्या है इसका मतलब, कि एक कॉइन बार बार तब तक उछाला जाता है जब तक कि उस पे हेड ना आ जाए। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स होंगे कि हमने सिक्के को उछाला और पहली बार में ही हेड आ गया तो हम रुक जाएंगे, क्योंकि हम सिक्के को कब तक उछाल रहे हैं, जब तक कि उस पे एक हेड नहीं आ जा रहा। लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि पहली बार में ही हेड आ जाए, हो सकता है पहली बार में क्या आया हो, टेल, और दूसरी बार में क्या आ गया हो, हेड, फिर हम रुक जाएंगे। लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि पहले टेल आके दोबारा हेड आ गया हो सकता है कि दो बार टेल आया हो तब हेड आया हो। इसके अंदर जो आउटकम्स होंगे वो इनफिनाइट आउटकम्स होंगे। ये चीज समझ आ रही है। मैंने क्या एक्सपेरिमेंट लिया, टॉस अ कॉइन अंटिल वी गेट अ हेड। तो हम सिक्का तब तक उछालते रहेंगे कि जब तक उस पे हेड ना आ जाए। हो सकता है हेड पहली बार में आ जाए, पहला पॉसिबल आउटकम। हो सकता है कि पहली बार में टेल आए लेकिन दूसरी बार में हेड आए, दूसरा पॉसिबल आउटकम। हो सकता है पहले दो बार टेल आए फिर हेड आए। इस तरीके से इनफिनाइट पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके अंदर। तो और ये इनको इंडेक्सिंग भी दी जा सकती है, जो मैंने भी यहाँ समझाया कि इनफिनाइट हो, लेकिन कैसा इनफिनाइट हो, काउंटेबली इनफिनाइट। जैसे मैं पहले सैंपल को नाम दे दूं S1, दूसरे को दे दूं S2, तीसरे सैंपल को नाम दे दूं S3 एंड इस सेट के हर एक सैंपल पॉइंट को हम एक इंडेक्सिंग दे सकते हैं। ठीक है, इसको एक सीक्वेंस की फॉर्म में लिख सकते हो, S1 S2 S3 एंड सो ऑन। तो अगर किसी भी सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को आप एक सीक्वेंस के फॉर्म में लिख पा रहे हो, जो कि सीक्वेंस कहाँ से कहाँ डिफाइन, नेचुरल नंबर से डिफाइन है, जिसकी इंडेक्सिंग कहाँ से डिफाइन है, नेचुरल नंबर से डिफाइन है। तो ऐसे सैंपल स्पेस को आप क्या बोलोगे, डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिन्यूस सैंपल स्पेस। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस if it is an uncountable set।
ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है लिखने का। A sample space is called continuous sample if the experiment consists of uncountable infinite set of possible outcomes। वही बात है। ठीक है, a sample space is called continuous if it is an uncountable set। अब इसके लिए एग्जांपल क्या लोगे? मैंने बोला चूज अ रियल नंबर फ्रॉम क्लोज 0 to 1। ये इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट डिफाइन किया। एक्सपेरिमेंट क्या है कि क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 से हमें कोई एक रियल नंबर उठाना है। तो वो रियल नंबर 0.1 भी हो सकता है, 0.001 हो सकता है, 0.2 हो सकता है। तो इसमें से किसी भी एक रियल नंबर को चूज करने के कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो जो सैंपल स्पेस बनेगा उसका बनेगा, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। एक्स सच दैट 0 से बड़ा या बराबर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। इस सेट के अंदर जो जो एलिमेंट्स है वो सब के सब इसका क्या बनने के लिए तैयार हैं? सैंपल्स या फिर आउटकम्स। ठीक है, और ये सेट अनकाउंटेबल सेट है। दैट इज व्हाट अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, अगर नई आइडिया है तो ऐसे समझ लो कि ये अपने आप में और कुछ नहीं तो क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 ही है ना। सीधे स्टेटमेंट याद कर लेना, एवरी इंटरवल इज अनकाउंटेबल। तो कंटिन्यूस सैंपल स्पेस क्या हो गया? ऐसा सैंपल स्पेस जिसके अंदर पॉसिबल आउटकम्स कैसे हो? अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस सैंपल स्पेस। ये एग्जांपल है इसका। नेक्स्ट डेफिनेशन है इवेंट। एक ट्री बनाते चलो। सबसे पहले आया एक्सपेरिमेंट, फिर हमने देखा सैंपल स्पेस, और जो किससे बन रहा है? आउटकम्स की हेल्प से। फिर हमने देखा, देखेंगे अभी इवेंट्स। तो इवेंट्स क्या है? कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका कोई सैंपल स्पेस बना, या फिर मैं कहूँ कि कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स आ रहे हैं वो आउटकम्स अपने आप में कोई ना कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। अलग अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर हम सबसेट डिफाइन करें सैंपल स्पेस के, तो सारे सबसेट्स क्या बोले जाएंगे उस एक्सपेरिमेंट में? इवेंट्स बोले जाएंगे। पहले प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू समझना कि इवेंट्स क्या होते हैं। तो एन इवेंट is simply a collection of certain sample points। तो इवेंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सर्टेन सैंपल पॉइंट्स। मतलब सर्टेन यहाँ पे वर्ड क्यों यूज किया गया है? कुछ प्रॉपर प्रॉपर्टी होल्ड करने वाले जो सैंपल पॉइंट्स का कलेक्शन लेंगे एक, वो क्या होगा? इवेंट। और दैट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। उल्टा भी कह सकते हो या तो फिर कि इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस।
एग्जाम्पल, पहले एक एक्सपेरिमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। हमने माना कि टॉस टू कॉइन्स, ये एक्सपेरिमेंट है आपका। सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, दो कॉइन एक साथ, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब मैं एक अपनी तरफ से इवेंट डिफाइन कर रहा हूं कि ई बी द इवेंट सच दैट, या फिर रुक जाओ, गेटिंग एट लीस्ट अ हेड। पहले मैंने बोला कि टॉस टू कॉइन्स, एक साथ दो कॉइन उछालो, तो ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। दो कॉइन उछालने पे एक साथ बनने वाले जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका कलेक्शन लिखेंगे, वो क्या बोला जाएगा, सैंपल स्पेस। क्या क्या पॉसिबल है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। उसके बाद मैंने लिया कि गेटिंग एटलीस्ट अ हेड। एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम एक हेड तो आना ही चाहिए। तो हेड टेल में एक हेड है, टेल हेड में एक हेड है, और हेड हेड। एटलीस्ट का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली एक ही, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो ये तीन आउटकम्स ऐसे हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इनका जो कलेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड इवेंट। और इस इवेंट को हमने क्या बोला है, गेटिंग एटलीस्ट हेड। तो इवेंट और कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होल्ड करने वाला सबसेट होता है किसका, सैंपल स्पेस का। ठीक है, तो इवेंट समझ में आ रहा होगा, इवेंट इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस होल्डिंग सम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ठीक है, दैट इज द इवेंट। समझ आ रहा है। इवेंट्स के कुछ फिर बेसिक एग्जांपल्स, या फिर ये समझ लो कि कुछ बेसिक अलग अलग तरीके की इवेंट्स हैं। पहली इवेंट डिफाइन करेंगे नल इवेंट, फिर डिफाइन करेंगे हम सिंपल इवेंट, फिर डिफाइन करेंगे हम कंपाउंड इवेंट, इसको कॉम्प्लेक्स इवेंट भी बोल देते हैं। तो कोई इवेंट नल इवेंट कहलाएगी कब, जब उस इवेंट के अंदर कुछ ना हो, खाली इवेंट हो। ठीक है, तो एन इवेंट हैविंग नो सैंपल पॉइंट इज नोन एज नल इवेंट एंड डिनोटेड बाई पाई। एम्प्टी सेट को भी किससे डिनोट करते थे, पाई से, तो वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहेगा क्या होगा नल इवेंट। हमने पहले एक्सपेरिमेंट डिफाइन किया, थ्रो और डाइस। डाइस थ्रो कर रहे हैं, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। इवेंट डिफाइन किया, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 10। एक्सपेरिमेंट है थ्रो अ डाइस, जिसके अंदर सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6। इवेंट में लेके चल रहा हूँ कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 10। तो क्या इनमें कोई नंबर है जो 10 से बड़ा है,
नहीं है, तो इस वजह से ये जो इवेंट आएगा दैट इज फाइव। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? नल इवेंट या वॉइड इवेंट। ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल इवेंट। तो एन इवेंट हैविंग एग्जैक्टली वन सैंपल पॉइंट और having exactly one sample point is known as simple event। ऐसा इवेंट जिसके अंदर एग्जैक्टली exactly कितने सैंपल पॉइंट्स हो? वन सैंपल पॉइंट। और ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। तो क्या लिख देंगे? ऑल सिंगलेटन सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस आर नोन एज सिंपल इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, टॉस टू कॉइन्स। ये एक्सपेरिमेंट है। सैंपल स्पेस आया इसका हेड हेड टेल हेड हेड टेल टेल टेल। इवेंट डिफाइन कर रहे हैं गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड। ऐसा कौन सा आउटकम है जिसमें दो हेड आ रहे हैं? यही है, एक ही है। तो ई क्या आया इसका? एच एच। इस इस सेट के अंदर कितने आउटकम्स हैं? सिर्फ एक। तो ऐसा इवेंट जिसके अंदर एग्जैक्टली वन सैंपल पॉइंट हो वैसा इवेंट क्या कहलाता है? सिंपल इवेंट। तो एक ऐसी इवेंट हो गई सिंपल इवेंट। आप इनमें से कोई भी सिंगल ट्रेन सेट में डाल दो। मैंने ई वन डिफाइन किया एच एच, ई टू डिफाइन किया एच टी, ई थ्री डिफाइन किया टी। तो लास्ट में क्या एक्सप्लेन किया कि सिंपल इवेंट क्या होता है? ऐसे इवेंट्स जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? वन हो, या नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हो? एक ही हो। दोज आर कॉल्ड द सिंपल इवेंट। ठीक है। एक एग्जांपल समझा अभी हमने कि अगर वी टॉस टू कॉइन्स, तो इस एक्सपेरिमेंट के सैंपल्स क्या या आउटकम्स क्या क्या आएंगे? दोनों टाइम हेड, पहले टेल फिर हेड, पहले हेड फिर टेल, या फिर दोनों टाइम टेल। अब मैंने इवेंट डिफाइन किया इसमें गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स। तो कौन सा आउटकम है इन चारों में से, या कितने आउटकम्स हैं जो इस इवेंट को फॉलो करते हैं? तो एक ही है एच एच। नाउ सिंस देयर आर या देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन दिस इवेंट, दैट्स व्हाई दिस इवेंट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। ठीक है। बाकी जितनी पॉसिबल सिंपल इवेंट्स हैं इसमें वो मैंने सारी लिख दी नंबरिंग करके, ई वन ई टू ई थ्री ई फोर। बिकॉज ऑल ई आईज कंटेन ओनली सिंगल एलिमेंट। तो जितने भी सिंगलटन सबसेट्स होंगे इस सैंपल स्पेस के, वो सबके सब क्या कहलाएंगे? इसके सिंपल इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स इवेंट। एक तो हो गया जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, दैट इज नल इवेंट। उसके बाद एक हो गया जिसके पास सिर्फ एक ही सैंपल है, दैट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। अब यहीं से जिसमें दो या दो से ज्यादा सैंपल्स हो, दैट इज कॉल्ड द दैट इज कॉल्ड कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स इवेंट। तो तीसरा है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स इवेंट। एन इवेंट is called compound if it contains two or
more than two samples. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिछला वाला एग्जाम्पल ले सकते हो, टॉस टू कॉइन्स। सैंपल क्या बन, सैंपल स्पेस बनेगा इसका एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। एक इवेंट हम डिफाइन कर रहे हैं, गेटिंग एट लीस्ट अ हेड। तो कम से कम एक हेड आए ऐसा कौन कौन सा सैंपल है, ये भी है क्योंकि इसमें दो हेड हैं, तो कम से कम एक हेड तो है ही। एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड, नो हेड, तो नो हेड वाला एग्जैक्टली या एटलीस्ट अ हेड में नहीं आएगा। तो इस इवेंट के अंदर क्या क्या आएगा, एच एच, एच टी, टी एच। सो दिस इवेंट इज नाइदर null nor simple but it is compound event। क्यों? क्योंकि इस इवेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, दो या दो से ज्यादा हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा आज? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट्स के टाइप रैंडम और डिटर्मिनिस्टिक। उसके बाद फिर हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट्स के सारे पॉसिबल आउटकम्स को अगर एक सेट के अंदर डाल दोगे तो दैट विल कॉल्ड सैंपल स्पेस। फिर सैंपल स्पेस के एग्जांपल देखे हमने, एक सेकेंड, हाँ सैंपल स्पेस के एग्जांपल देखे। सैंपल स्पेस के अंदर क्या देखा, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस। अगर सैंपल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हो, चाहे वो फाइनाइटली चाहे इनफाइनाइटली, काउंटेबल अगर है सैंपल स्पेस अपना, तो दैट विल बी कॉल्ड द डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। अगर नहीं काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल है, देन दैट विल बी कॉल्ड कॉन्टिन्यूस सैंपल स्पेस। उसके बाद फिर हमने इवेंट डिफाइन किया, इवेंट इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, फिर इवेंट्स के हमने कुछ कि किस इवेंट को क्या नाम दिया जा सकता है। तो अगर कोई इवेंट एम्प्टी इवेंट है देन इट विल बी कॉल्ड द नल इवेंट, एंड इफ देयर इज ओनली वन एलिमेंट या वन सैंपल इन द इवेंट देन इट विल बी कॉल्ड सिंपल इवेंट, एंड इफ देयर आर टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन द इवेंट देन इट विल बी कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो अभी तक तो ये पढ़ा, आगे कुछ स्टैंडर्ड इवेंट्स और हैं वो और देख लो आज। कल से रैंडम वेरिएबल शुरू कर लेंगे। ये सब एक्चुअली सारे वर्ड्स काम आएंगे, इस वजह से फिर मैं आज पहली क्लास में करा के दे रहा हूँ। सम स्टैंडर्ड, फर्स्ट वन इज एग्जॉस्टिव। देखो अभी जो हमने तीन वर्ड सीखे, पहला नल इवेंट, दूसरा सिंपल इवेंट, तीसरा कंपाउंड इवेंट, ये किसी एक अकेले इवेंट की खुद की करेक्टरिस्टिक है कि वो खुद अकेला सिंपल है या कंपाउंड है या नल है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, अगली डेफिनेशन आएगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, फिर आएगी इक्वली लाइकली इवेंट। तो ये दो या दो से ज्यादा इवेंट्स की आपस में जो प्रॉपर्टी होगी, वो आपस में जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते होंगे वो नाम है। ठीक है, नल होना, सिंपल होना या कंपाउंड होना एक अकेले इवेंट की खुद की करेक्टरिस्टिक है। एग्जॉस्टिव होना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना, इक्वली लाइकली होना, ये दो या दो से ज्यादा इवेंट्स की आपसी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। तो एग्जॉस्टिव इवेंट, तो इफ एस बी द सैंपल स्पेस एंड E1, E2 and so on, En are events। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या समझा, इवेंट्स क्या होते हैं, कुछ और नहीं बल्कि सैंपल स्पेस के सबसेट्स ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये अंडरस्टूड है, दैट इज
ई आई इज सबसेट ऑफ एस फॉर ऑल आई कहां से कहां वेरिंग कर रहा है, 1 to n। ठीक है, तो इफ एस बी द सैंपल स्पेस एंड E1 E2 En आर द इवेंट्स, देन E1 E2 and so on En are called exhaustive events if, अगर इन सबको यूनियन कर दिया जाए और ये बराबर आ जाए पूरे के पूरे सैंपल स्पेस के, तब ये क्या कहलाएंगी, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो कुछ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स है हमारे पास। ठीक है, एक अकेली इवेंट नहीं है, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स का कलेक्शन है। वो कलेक्शन एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोला, एग्जॉस्टिव इवेंट का कलेक्शन बोला जाएगा कब, जब उन सारी इवेंट्स का यूनियन हम कर दें और वो किसके बराबर आ जाए, सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ इवेंट्स को हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। फॉर एग्जांपल, थ्रो अ डाइस, एक दो एग्जांपल कर लेंगे इसके। बोर्ड कहाँ तक दिख रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका एग्जांपल है ना, बार बार तब भी नहीं लिखना पड़ेगा। पहला एग्जांपल लिख रहे हैं, थ्रो डाइस। इसके अंदर जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद मैंने इवेंट डिफाइन किए, इवन डिफाइन किया, जिसके अंदर है 1 3 5। दैट इज, लैंग्वेज में लिखना चाहोगे तो गेटिंग एन ऑड नंबर। ठीक है, E2 डिफाइन किया, जिसके अंदर क्या है, 2 4 एंड 6। ये क्या था वैसे, गेटिंग एंड इवन नंबर। अब मैं देखूं, E1 यूनियन E2 किसके बराबर आ जाएगा, ये सारे एलिमेंट और ये सारे एलिमेंट मिला के लिख दोगे यहाँ पे, दैट इज 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6, जो कि किसके बराबर है, सैंपल स्पेस के। सैंपल स्पेस के अंदर भी क्या है, 1 से लेके 6 तक काउंट। तो सिंस E1 यूनियन E2 इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस, दिस इंप्लाइज E1 कॉमा E2 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यहीं पे एक और एग्जांपल कर लो, टॉस अ कॉइन। एक ही कॉइन उछाल रहे हैं, टॉस अ कॉइन। सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, या तो हेड आया होगा या फिर टेल आया होगा, आइदर हेड और आइदर टेल। तो सैंपल स्पेस में सिर्फ दो एलिमेंट, हेड या टेल। उसके बाद मैंने E1 डिफाइन किया, गेटिंग हेड। E2 डिफाइन किया, गेटिंग टेल। देन E1 यूनियन E2 क्या आएगा, हेड कॉमा टेल, विच इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस। दिस इंप्लाइज E1 कॉमा E2 आर एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही होगी कि कलेक्शन ऑफ इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएगा अगर उस कलेक्शन के सारे इवेंट्स का यूनियन हम ले दें और वो किसके बराबर आ जाए, सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए, देन इट विल बी कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होंगे कि इफ एस बी द सैंपल स्पेस एंड E1 E2 and so on En be events। पहले दो पे समझो, फिर जनरलाइज कर लूंगा। लेट E1 कॉमा E2 be events
such that E1 intersection E2 is equals to 5। कोई भी दो इवेंट्स हमने ले ली जिनका इंटरसेक्शन ले तो उनमें कोई भी कॉमन सैंपल ना आए, तो ऐसी इवेंट आपस में क्या कहलाएंगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जनरलाइज करोगे, इन जनरल E1, E2 and so on, En are called mutually exclusive events if, अब ये नहीं कि सबका आपस में इंटरसेक्शन ले दो, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है? कोई भी दो उठाया, उन दो के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो इस चीज को कैसे दिखाओगे कि मैंने कोई EI चूज किया और एक EJ चूज किया, इनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? फाई आना चाहिए। और जहां पे I इज नॉट इक्वल्स टू क्या है? J फॉर ऑल। ठीक है, अगर I इज नॉट इक्वल्स टू J, क्योंकि I अगर J के बराबर हो गया दैट इज EI इंटरसेक्शन EI, तो पूरा EI ही आ जाएगा ना, विच वो फाई नहीं होगा। तो इफ EI intersection EJ for all I not equals to J is equals to phi, then this collection is known as mutually exclusive events। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर समझना है तो ये दो इसके एग्जांपल्स भी हैं। एक चीज और समझा दूं कि कोई कलेक्शन अगर एग्जॉस्टिव है तो जरूरी नहीं है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। उसका एग्जांपल भी मैं अभी दे दूंगा कि एक ऐसा एग्जांपल हम कंसीडर कर लेंगे जिसमें इवेंट्स का कलेक्शन म्यूचुअली, सॉरी, जिसमें इवेंट्स का कलेक्शन एग्जॉस्टिव हो लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो। ठीक है, अब यहाँ अगर देखें कि इस चीज को कोई सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, थ्रो अ डाइस, एक डाइस फेंका, सैंपल स्पेस लिखा उसका 1 टू लेके 6 तक काउंट, दो इवेंट मैंने डिफाइन करे E1 E2। E1 इज व्हाट? गेटिंग एन ऑड नंबर। E2 इज व्हाट? गेटिंग एन इवन नंबर। तो E1 इंटरसेक्शन E2 अगर मैं चेक करूं, इस केस में E1 इंटरसेक्शन E2 चेक करूं, क्या आएगा? क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दो सेट्स में से कॉमन एलिमेंट छांटना, और इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू 5। तो ये एक कलेक्शन ऑफ इवेंट मिल गया हमें इस एक्सपेरिमेंट के पास, जो कि म्यूचुअली क्या है? एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। सिमिलरली इस अगले एग्जांपल में देखो, अगर मैं E1 इंटरसेक्शन E2 निकालूं, इसमें E1 के अंदर क्या है? सिर्फ हेड। E2 के अंदर क्या है? सिर्फ टेल। तो इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ नहीं आएगा, एम्प्टी सेट। दैट इज दिस कलेक्शन ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है कि कलेक्शन ऑफ इवेंट्स कब एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे और कब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, आउटकम्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ आउटकम को सैंपल स्पेस बोलते हैं, सैंपल स्पेस के बाद इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स के टाइप्स क्या हैं, फिर कुछ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स को कुछ नाम दिए हमने, जैसे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये सब है जो हमने आज पढ़ा है। ठीक है, आज मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास कल नहीं होगी, संडे को होगी। ठीक है, टाइमिंग में बता दूंगा। संडे को तो दिन में कंफर्टेबल होगे तुम लोग, जब भी सब मतलब 2-3 बच्चे भी अगर फ्री हैं जो इंटरेक्ट करते हैं, तो मैं संडे को दिन में कभी एक क्लास रख लूंगा। ठीक है, जिसमें हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ओके नोट्स सर। भी शेयर कर थैंक दूंगा यू मैं। सर। ठीक है, वेलकम। चलो ठीक है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।